देखिए कि हर पार्टी यहाँ पर, जिस तरह जिक्र मैंने पहले भी किया कि देखिए कोई भी पार्टी, कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं होता जो इस बात को मान ले कि हाँ पार्टी या फिर प्रत्याशी जो है वो कहीं पर भी कमजोर नजर आ रहा है। और सबसे अहम चीज देखिए कि प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर हर नेता इस वक्त ये दावा कर रहा है कि उनकी ही पार्टी जो है वो सरकार में आने वाली है, सत्ता उन्हें ही मिलने वाली है। देखिए, आप उम्मीदवार की बात कर रही थी। उम्मीदवार तो क्यों ऐसा कहेगा कि मैं हार रहा हूं? अगर उसको पहले से मालूम है वो हार रहा है तो वो अपने को आपको उम्मीदवार ही क्यों बनाता? क्यों वो बेकार में अपना समय, धन और बाकी सारी चीज़ें व्यस्त बेकार करता? ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को मालूम भी होता है तो वो तब भी जनता को संदेश देने के लिए वो ऐसा बोलेंगे नहीं। अभी तो देखिए 7 चरणों का मतदान है, अब आज तो दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। 7 चरणों के मतदान तक लगातार अपनी ही पार्टी के पक्ष में टेम्पो बनाए रखना, अपने ही पार्टी के पक्ष में लगातार समर्थन मांगना, ये बात सभी नेताओं की मजबूरी है। अगर उनको मालूम भी हो कि पहले 2 चरणों के मतदान में वो कहीं कमजोर हैं या जितनी उनको उम्मीद थी उससे कम नंबर उनको मिलने वाले हैं, तब भी वो अपने समर्थकों का, जनता का, मतदाताओं को अपनी तरफ रखने के लिए लगातार इस बात को कहेंगे ही। आप ये देखिए, जो अब इससे पहले आपने चुनाव का जो विश्लेषण करते हैं या उससे पहले हम वो कराते हैं, सर्वेक्षण कराते हैं, उसमें मान लो पता लगता है ये पार्टी बहुत पीछे रह रही है, लेकिन उस पार्टी का प्रवक्ता तुरंत बोल देता नहीं साहब सर्वेक्षण ठीक नहीं हुआ है, हमारी पार्टी हकीकत में इससे ज़्यादा है। इवनली चुनाव के दिन, जिस दिन मतगणना हो रही है, उस दिन जो रुझान आते हैं उसमें भी शुरू में आप किसी भी पार्टी का प्रवक्ता अगर उसके पक्ष में नहीं आ रहा होता तो वो उसको नकारता है। ये ठीक है कि दोपहर होते होते उसको मजबूरी है, सच्चाई को मानना ही पड़ता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। हर पार्टी का नेता, हर पार्टी का लीडर अपने पक्ष में जनता के लिए बोलेगा ही, और उसको बोलना भी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अब हम आपसे, देखिए अगर हम सबसे पहले एक बार फिर से हम चुनावों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो हमने प्रधानमंत्री ने जिस तरह आश्वासन दिया है, आश्वस्त नजर आए अपनी जीत को लेकर, उसका जिक्र किया। एक बार फिर से हम दूसरे चरण की बात करते हैं। चुनावों में आपको याद होगा कि पिछली बार 38 सीटें बीजेपी जीती थी, समाजवादी पार्टी जो है वो 15 सीटों तक सिमटी थी, कांग्रेस को 2 मिली थी और बसपा का खाता नहीं खुला था। जबकि अगर हम इस सीट की बात कर लें तो आपने देखा होगा कि ये दूसरा चरण जो है ये मुस्लिम और दलित बाहुल्य क्षेत्र माने जाते हैं। इसमें भी आपने देखा कि बीएसपी की पिछली बार परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। हम हर पार्टी के परफॉर्मेंस की बात करेंगे। इस बार आपको क्या लगता है, क्योंकि आखिरी वक्त तक हमने देखा है कि बीएसपी उतनी एक्टिव नजर नहीं आई है जितनी अब से पहले होती थी। देखिए, एक मज़ेदार आंकड़ा है, जो इनमें से 2/3 बहुमत लेता है दूसरे चरण की, जो ये 55 सीटें हैं, सरकार उसकी बनती है। 2007 में 35 सीटों के साथ बीएसपी ने यहाँ पे जीत हासिल की थी, सरकार उसकी बनी थी। दूसरी बार में 2012 में 40 सीटों के साथ एसपी आई थी तो सरकार उसकी बनी थी। अभी आप खुद बता रही हैं कि 2017 में 38 सीटों के साथ बीजेपी आई थी, सरकार उसकी बनी थी। जहां तक आप बीएसपी का सवाल कर रहे हैं, देखो ये एक बड़ा हतप्रभ करने वाला आंकड़ा है कि एक ऐसी पार्टी जो 15 साल पहले सरकार में थी, 5 साल सरकार चलाई, यानी करीबन 10 साल पहले सरकार में रही, उस पार्टी। यहाँ एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। रामपुर में हमारे संवाददाता शेखर आनंद त्रिवेदी ने पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना से खास बातचीत की है, वो सुनाते हैं आपको। रामपुर की सीट जो आमतौर पर नवाब खानदान और आजम परिवार के बीच कांटे की टक्कर इस सीट पर मानी जाती थी, इस बार ये मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने आकाश सक्सेना को यहाँ से अपना कैंडिडेट बनाया है। वो शिव प्रसाद सक्सेना जी के बेटे हैं, जो लगातार यहाँ से पहले चुनाव लड़ते आए हैं और विधायक भी चुने जाते रहे हैं। पीढ़ियों को ट्रांसफ़र हो गई है राजनीति। जी हाँ, अब तो नई पीढ़ी है और सक्षम है, तो इसलिए उनको करना ही चाहिए। वैसे बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ है, लेकिन ऐसा लगता है कि बाकी दलों का जो रोग है वो बीजेपी को भी आ गया। पहले आप, अब बेटे जी। ये परिवारवाद नहीं है, ये तब परिवार होता जब मैं भी किसी पद पे होता है, चुनाव लड़ता होता और मेरा बेटा भी लड़ता होता। मैंने चुनाव लड़ना बंद कर दिया है, इसलिए वो लड़ रहा है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो रामपुर की सीट है, और ख़ास तौर से अगर बाकी की 4 विधानसभा को भी देखें, बीजेपी ने पिछली बार तो 2 सीटें निकाली थीं, इस बार आपको किस तरीके की उम्मीद है? इस बार यहाँ का रिजल्ट अजीब रिजल्ट होगा। लोगों को लगेगा ये क्या हुआ, क्योंकि जनता एकदम बीजेपी के, योगी जी के और मोदी जी के कामों से संतुष्ट है और आज पोलिंग पे सड़कों पर उतरी हुई है। आप तो सरकार में मंत्री भी रहे हैं, आपने काफ़ी दौर के चुनाव देखे भी हैं। इस बार बीजेपी रामपुर में किस तरीके से अलग कर रही है? रामपुर में इस बार नए नौजवान लड़के हैं और मैं समझता हूँ 5 सीटें हैं
चार हमारी बीजेपी की हैं और एक गठबंधन की है, तो 5 सीटें जीतेंगी इस बार, मेरा विश्वास है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि रामपुर की ये जो विधानसभा की सीट है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी करीब 60% तक चली जाती है, तो एक तरफा वोट अगर पड़ता है तो आप भी उसका खामियाजा भुगत चुके हैं, तो ऐसे में इस बार आपको किस तरीके से लग रहा है कि चीज़ें बदलेंगी? इसीलिए मैंने कहा ना कि इस बार मुस्लिम समुदाय के लोगों को ने भी कहा है, हमारे लोगों से, मुझसे, कि योगी जी ने 2.5 साल तक हर महीने 2 बार रामपुर में हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी ने पोलिंग बूथ पर जायजा लिया। हर पार्टी को ये चिंता होती है कि उसका वोटर अगर घर से निकला है तो विधिवत तरीके से पोलिंग बूथ पर जा कर के अपना मतदान कर सके। इसके लिए पोलिंग बूथ से कुछ दूरी पर इस तरीके के काउंटर्स लगाए जाते हैं और यहाँ पर जो मतदाता हैं जिन्होंने अपना वोट डालना है वो अपने नाम को क्रॉस चेक करने के लिए इन्हीं लोगों के पास आते हैं। ये अलग अलग पार्टियों की तरफ से बिठाए गए वो एजेंट्स हैं या वो कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग तरीके से लोगों के नाम की जांच करते हैं, किसी तरीके की क्रॉस वोटिंग ना हो, किसने वोट डाला है किसने नहीं डाला है, एक रिकॉर्ड यहाँ पर भी मेंटेन होता है। हम इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से काम इनका चलता है। भैया ये बताइए कि किस तरीके से आप लोग अपना काम करते हैं आज चुनाव के दिन? हम एक एक मताधिकार जो भी इनकी वोटर आईडी पर्ची हम जिनके पास हम पर्ची बना के देते हैं, फिर अपने वोटर लिस्ट पे हम उस पर टिक मार लेते हैं कितने हमारी पोलिंग हुई, क्या कितने महिला पुरुष, उनकी भी काउंटिंग करते हैं। और जो लोग परेशान लोग आते हैं जिनके वोट वगैरह नहीं मिल पाते हैं तो उनको हम अपने सर्च करके जो है वोटर हेल्पलाइन नंबर जो नेट पे जो है उससे जो है हम वोट बना उनकी पर्ची बना के देते हैं जिनसे उनको वोट डालने में सुविधा होती है। तो कई तरीके की सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं। एक तो ये है कि एक डेटा रिकॉर्ड हो जाता है, दूसरा जो कि इस बार डोर टू डोर कन्वेंसिंग हुई है, लोगों से घर घर जाकर मतदान की अपील हुई है। इस लिहाज से ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब वो यहाँ पर आएँ तो उनका जो नाम है उनका वोट किसी और ने तो नहीं डाल दिया। इस तरीके के तमाम काम यहाँ पर चेक हो जाते हैं। भाई क्या कर रहे हैं आप, जरा बताइए। मैं इस टाइम इनकी पर्ची निकाल के दे रहा हूँ। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? मैं ये अपना ऐप है निर्वाचन आयोग का, इस पर निकाल लिया हूँ। अच्छा, निर्वाचन आयोग की क्या ट्रेनिंग मिली है इसकी आपको? हाँ, ट्रेनिंग मिलने से क्या, पढ़े लिखे लोग हैं, ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हम अब इसमें क्या जरूरत है बताइए। अच्छा ये बताइए कि ये देख करके इनको कैसे आश्वस्त करेंगे, क्या उसके बाद क्या कार्रवाई होगी इसकी? कार्रवाई क्या, हम इनको पर्ची निकाल के देंगे, इसमें इनके हस्बैंड का नाम, पिता का नाम, जो भी होगा इनका नाम क्लियर होगा, उसमें क्या है। बाकी BLO अंदर बैठे हैं वो भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये यानी किसी तरीके के मतदाता को दिक्कत ना हो। आप बताइए कि ये लोग जो पर्ची चेक कर रहे हैं, जिस तरीके की सहूलियत है, इससे आपको अंदर वोट डालने में कोई दिक्कत आती है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती कोई है? दिक्कत नहीं आती है। हाँ, क्या क्या चीजें आप यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं जब वोट डालने के लिए जा रहे आधार हैं? कार्ड लेकर आ रहे हैं, पेन और पहचान पत्र लेकर आ रहे हैं, खुद भी आ रहे हैं। ठीक है, वोट डालने अपना वोट क्यों खराब करें। ठीक है, वोट डालने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं जरूर कहूँगा न्यूज़ इंडिया के दर्शकों से भी, अगर आपने अब तक अपना वोट नहीं डाला है तो आप अपना वोटर ID कार्ड जरूर लीजिए। उसके अलावा या जो भी पहचान पत्र आप लेकर के जाना चाहते हैं वो लीजिए। अपना मोबाइल मत ले जाइएगा, क्योंकि पोलिंग बूथ पर अंदर जाते समय आपको मोबाइल अलाउ नहीं किया जाएगा, और अगर आपके पास मोबाइल होगा तो वो फिर बाहर रखने की एक समस्या आ जाएगी। इस तरीके के जो काउंटर्स लगाए गए हैं हर पार्टी की तरफ से आमतौर पर लगाए जाते हैं, करीब 100, 150, 200 मीटर पहले वहाँ पर जा कर के आप अपनी तसल्ली कर सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है, किसी तरीके की कोई गफलत नहीं है, और अगर गफलत होती है तो वो यहाँ से ही दूर करने का प्रयास होता है। अगर किसी और ने वोट डाल दिया है तो भी यहाँ पर जो फॉर्म्स भरे जाते हैं या जो कार्रवाई होती है उसको लेकर के मदद ली जा सकती है। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, राम। चलिए बात करते हैं संभल सीट की। संभल में लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है संभल का हाल, नामित त्यागी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक और मौजूदा उम्मीदवार इकबाल महमूद जी हैं। इकबाल जी, आपने वोट डाल दिया, एक बार दिखा दीजिए, और क्या इस बार चुनावी मुद्दे संभल? संभल का विकास, संभल की तरक्की। पिछले 70 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी जब, तब तो कुछ विकास हुआ था, उसके बाद में नहीं हुआ था। अब इंशाल्लाह ये समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है 2022 में ही,
और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे। संभल का बेहतरीन विकास होगा। संभल में जिस चीज़ की भी कमी है वो सब चीज़ों को कमी को पूरा किया जाएगा। आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बस अड्डे की डिमांड लगातार यहाँ की जनता कर रही है, आखिर वो सपना यहाँ के लोगों को कब पूरा होगा और क्यों नहीं होगा? इसी साल 2022 में इंशाल्लाह होगा। लोग पूछ रहे हैं कि अब तक क्यों नहीं है, क्योंकि आप तो 7वीं बार विधायक बनने के सपने भी देख रहे हैं। ना कि सिर्फ एक बार सरकार बनी हमारी, बस इस बीच में 2012 में हमारी सरकार बनी, बहुत सारे हमने यहाँ पे काम किए, एक काम ये रह गया, इंशाल्लाह इस बार हो जाएगा ये काम भी। इस बार ओवैसी साहब भी चुनावी मैदान में हैं, आपको लगता है कि जो मुस्लिम वोटर है वो बटेगा और उससे नुकसान समाजवादी पार्टी का हो सकता है? देखिए, ओवैसी साहब को सब समझ गए हैं मुसलमान भाई हमारे, और उन्होंने सिवाय बीजेपी को बढ़ावा देने के और कुछ नहीं किया। उन्होंने वोट बांटे हैं। देखिए, दो मिसालें आपके सामने हैं, बिहार का चुनाव और बंगाल का चुनाव। बिहार के चुनाव में उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए, जिसके वजह से वहाँ पर बीजेपी की सरकार बन गई। मगर जब उसके बाद में बंगाल का चुनाव हुआ तो वहाँ उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए, माइनॉरिटी ने उनका समर्थन नहीं दिया तो ममता की सरकार बन गई। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर भी लोगों ने ये सोचा कि ओवैसी जो हैं वो मदद कर रहे हैं बीजेपी की, इसलिए हमें उनको नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाएं। यही हमारा विकास कर सकते हैं, यही हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। आखिरी सवाल होगा, क्या जो गठबंधन हुआ है आरएलडी और समाजवादी पार्टी का, उसकी बदौलत आप विधानसभा में जाने की कोशिश करें या फिर अपने दम पर? नहीं, हम दोनों एक साथ ही हैं, एक दूसरे का दम है, हम एक दूसरे का। आरएलडी भी हमारा एक पार्ट है। अरे हमारे तो दो लोग हैं, हम 3 लोग हैं हम। और जो सत्ताधारी दल है भाजपा, इसके तो 27 दल इनके साथ समर्थन में है। इनका कुछ नहीं है। ये तो इनके गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री, आप देखने रहे सड़कों पे उतर आए हैं, हेलीकॉप्टर से वोट मांगने वाले सड़कों पे चले आए, घर घर की कुंडी बजा रहे हैं। इनको लग रहा है कि बीजेपी गई, मगर उन्हें याद रखना चाहिए, 2 नौजवान जो हैं आरएलडी के और समाजवादी के, ये इंशाअल्लाह ताला घूम घूम कर सब लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि आइए और अपने प्रदेश का, अपने क्षेत्र का विकास कराइए। लोग इससे कन्विंस हो रहे हैं और वो वोट दे रहे हैं। तो बिल्कुल इकबाल महमूद साहब जो कि मौजूदा विधायक हैं संभल से समाजवादी पार्टी के, और फिर से समाजवादी पार्टी ने इनको मौका दिया, और मौका इसलिए दिया है क्योंकि वो लगातार इस सीट से विधायक बनते आ रहे हैं, और उनका फिर से दावा है कि वो फिर से 7वीं बार जो है विधानसभा पहुंचेंगे, यानी कि लखनऊ पहुंचेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो पार्टियां, जो बाकी उम्मीदवार हैं जो इनको टक्कर दे रहे हैं, वो आखिर कहां तक ठहर पाते हैं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, संभल। तो चुनाव पर लगातार बड़ी कवरेज इसी तरह से जारी रहेगी। हमारे खास मेहमान गर्ग साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं चुनावों में किस तरह से स्थिति जो है वो हर पल बदल रही है, और इस बार क्या अगर सत्ता की बात करें तो सत्ता बदलेगी या फिर बीजेपी जिस तरह से आश्वस्त है एक बार फिर से सरकार बनाएगी। हर चीज पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।